तो विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं। सियासी तौर पर हरियाणा हॉट है और ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होगा या नहीं होगा, इसी का औपचारिक ऐलान अगर होना होगा तो कब होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। लेकिन गठबंधन के मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी वो दोनों तरफ से जारी है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। गठबंधन के फैसले को लेकर शाम तक ही इंतजार करेंगे, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है। अगर शाम तक कांग्रेस और आप के बीच बात नहीं बनती, फैसला नहीं होता, तो फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। शाम को सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देंगे, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं तैयारी कर रहा हूं 90 विधानसभा सीटों पे। आलाकमान की तरफ से अगर जो गठबंधन की कोई खबर हमारे पास अभी तक आई नहीं है, अगर आज खबर नहीं आती है तो शाम तक हम अपनी 90 विधानसभाओं की लिस्ट जारी करेंगे। आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है और पूरी तैयारी हमारे पास है, बस थोड़ा सा इंतजार है, नहीं तो आज जारी करेंगे शाम तक। तो सुशील गुप्ता को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम शाम तक इंतजार करेंगे। देखिए, लगातार पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव साथ आएंगे नहीं आएंगे, इसी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। और उस सस्पेंस से क्या तंग आकर सुशील गुप्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब शाम तक अगर फैसला नहीं होता है तो हम तो सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगे, ये भी सवाल है। आपसे गठबंधन को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए। पवन खेड़ा ने बयान दिया है और देखिए, वो कह रहे हैं कि ये नेटफ्लिक्स का जमाना है, इंतजार कीजिए। तो क्या कांग्रेस इस पूरे मामले को कुछ हल्के में लेती हुई नजर आ रही है? ये अपने आप में सवाल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर सस्पेंस कायम है। 12 तारीख जो है वो नामांकन की आखिरी तिथि है, 4 दिन बचे हैं और अब तक तस्वीर साफ नहीं है कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा। क्या आज इस पर तस्वीर कुछ? अभी 4 दिन बचे हैं तो इतनी जल्दबाजी में क्यों है? सस्पेंस को और लंबा खींचिए। आजकल तो नेटफ्लिक्स का जमाना है, लंबे लंबे सीरियल्स चलते हैं, ये हमारे भी चलने दीजिए। इसलिए क्योंकि सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि शाम तक सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। टिप्पणी पे तो आप उनसे पूछिए, क्यों कहा, हमसे क्यों पूछते हैं? तो सुशील गुप्ता के बयान को लेकर पवन खेड़ा कह रहे हैं उन्हीं से पूछ लीजिए। कांग्रेस को लेकर वो कह रहे हैं कि साहब सस्पेंस बना रहना चाहिए, इंतजार करिए, नेटफ्लिक्स का जमाना है। और इस बीच कांग्रेस से गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने गठबंधन पर बयान दिया है। कह रहे हैं अब हमारे पास कम समय बचा है, सभी सीटों पर आपकी तैयारी पूरी है, आलाकमान के फैसले का इंतजार है, ये कहना है संजय सिंह का। जल्द जारी होगी कैंडिडेट्स की लिस्ट। तैयारी है और हम लोग अपने सीटों का ऐलान या चुनाव लड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया को, हम अपना कैंडिडेट घोषित करने की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं। और जैसे ही उनको पार्टी संगठन से या राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी से इजाज़त मिलेगी, वो ऐलान करके चुनाव में जाएंगे। अब समय ही कम बचा हुआ है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं, दोनों दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक रावत और जैनेंद्र को आप देख रहे हैं इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले जरा जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अल्टीमेटम इसको कहा जाएगा कि अगर शाम तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं होता तो हमारी तो तैयारी पूरी है, 90 की 90 सीटों पर हम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगे। और दूसरी तरफ अभी कुछ देर पहले जो पवन खेड़ा से आपकी बातचीत हो रही थी, वो इसको बड़े हल्के अंदाज में लेते हुए नेटफ्लिक्स का दौर है, सस्पेंस बना रहना चाहिए, आखिरकार ये चल क्या रहा है? देखिए, वाकई ये जो आपका सवाल है वही हम लोगों का भी सवाल है और लोग भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब गठबंधन की पहल राहुल गांधी के स्तर पर हुई थी, जब केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा दोनों बड़े नेता हैं और उनके बीच कई दौर की बातचीत हुई। इसके बाद हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया कांग्रेस के, उनकी और राघव चड्ढा की बात हुई। शनिवार रात और रविवार तक ये कहा जा रहा था कि बातचीत बिल्कुल सकारात्मक माहौल में हो रही है और सोमवार को, मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े आला नेता ने कहा कि सोमवार को हम गठबंधन का ऐलान कर देंगे। आम आदमी पार्टी के कैंप में भी यही माहौल था, लेकिन फिर अचानक से
अब आज एक सस्पेंस का माहौल है और जो सुशील गुप्ता कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शाम तक का इंतजार आम आदमी पार्टी कर रही है और उन्हें उनकी अपनी 40-50 सीटों की तैयारी तो है ही है, साथ में कांग्रेस और बीजेपी के जो बागी संभावित होंगे उन पर भी आम आदमी पार्टी की नजर है और आम आदमी पार्टी कर सकती है सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान रोमाना। लेकिन अभी भी कांग्रेस में कुछ जो उच्च स्तर पर नेता हैं वो भरोसा जता रहे हैं कि चूंकि पहल राहुल गांधी ने की है, ऐसे में ये गठबंधन होकर रहेगा। सीटों को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। कल ये संकेत मिले थे कि कलायत और जींद की सीट आम आदमी पार्टी को मिलने जा रही है, कांग्रेस राजी हो गई है और कांग्रेस का जो प्रस्ताव था कि एनसीआर की सीटें आप लड़ लीजिए, उसके लिए आम आदमी पार्टी राजी हो गई है और 5-6 सीटों पर बात लगभग बन गई है। लेकिन फिलहाल जो है वो सस्पेंस एक बार फिर से कायम हो गया रोमाना और इसीलिए शाम तक का इंतजार करना होगा। चलिए दीपक रावत का रुख कर लेते हैं। दीपक से जानते हैं आपके सूत्र क्या बता रहे हैं। आखिरकार ये गठबंधन जिसको लेकर औपचारिक ऐलान का इंतजार लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है और कभी कभी तो ऐसा आभास होता है जैसे गठबंधन खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये सीटों का पेच अटक कहाँ रहा है दीपक? बहुत कुछ अटका हुआ है रोमाना। सीटें जो चाहती थी आम आदमी पार्टी, उसमें से एक सीट ऐसी थी कि जिसको कलायत को लेकर जो बातचीत जनेंद्र भी कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस के नेता हैं वो चाहते हैं कि उनको सीट मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि हमारे पास कुछ ही नेता हैं जो कि चुनाव जीत सकते हैं, उनको सीट दी जानी चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा बात इस हद तक पहुँच गई है कि अब आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है। सीधे तौर पर सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी को बिल्कुल गठबंधन की कोई उम्मीद नहीं है। उनको ये लगता है कि हमने बहुत देर कर दी है और अब और देर ना हो, इसलिए आज लिस्ट जारी कर देनी चाहिए। लिस्ट पर काम तैयार हो चुका है, आज दोपहर या शाम तक लिस्ट आ जाएगी। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है, सूत्रों के हवाले से मैं जानकारी दे रहा हूं कि जो बातचीत का क्रम चल रहा था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, वो क्रम भी अब टूट चुका है। यानी कि जो आम आदमी पार्टी ने अपनी बात रखनी थी वो रख दी है, कांग्रेस को फैसला लेना था, लेकिन कांग्रेस अब बातचीत नहीं कर रही है, ये आम आदमी पार्टी के सूत्र कह रहे हैं। तो सीधे तौर पर अब बिल्कुल नाउम्मीदी के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं, ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा सही, कि कांग्रेस ने उन्हें इस पूरे चुनाव में इस तरीके से घुमाया कि हम गठबंधन कर लेंगे तो इतने सीटों पर आप चुनाव लड़ लेंगे, हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनको लगता है कि कांग्रेस ने पूरा खेल इस तरीके से रचा कि आम आदमी पार्टी गठबंधन के फेर में फंसे रहे और वो अपने प्रचार प्रसार को रोक दे, अपने कैंडिडेट ना उतार सके, जिसका फायदा कांग्रेस को मिले। और कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता अब बहुत ज्यादा नाराज हैं कांग्रेस से और ये कह रहे हैं कि इसकी नाराजगी का खामियाजा उन्हें आगे भुगतना होगा। ये वजह कि लगातार अब बयान भी आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले संदीप पाठक ने कहा कि जो हमें कम आंकेगा वो भविष्य में भुगतेगा। यानी कि सीधे तौर पर दिल्ली विधानसभा की बात थी, दिल्ली विधानसभा में भी गठबंधन को लेकर चर्चा थी, लेकिन अगर हरियाणा में गठबंधन नहीं होता है तो दिल्ली में भी भूल जाइए कि पार्टी आम आदमी पार्टी गठबंधन करना चाहेगी कांग्रेस के साथ। बहुत शुक्रिया दीपक रावत, आपका भी, जनेंद्र आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर मनोहर लाल खट्टर, उनका भी बयान आया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो कह रहे हैं इन लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, गठबंधन का मतलब ये अपने दम पर नहीं बढ़ पा रहे। ये कहना है मनोहर लाल खट्टर का, सुनिए। इस गठबंधन के नाते से जैसे विचार उनके मन में आया तो साफ ये पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा है, हमको भी पता लग रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अगर वो हार न मानते तो इस प्रकार के गठबंधनों की बातें क्यों करते। तो गठबंधन का विषय ये है, आखिर गठबंधन तो मजबूरी में हमने भी किया था। गठबंधन का अर्थ ही ये होता है कि वो अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसीलिए गठबंधन हो रहा है। और हरियाणा का ये सियासी दंगल जिसमें पहलवानों की एंट्री और उससे मची है सियासी खलबली। कांग्रेस के टिकट पर विनेश फोगाट जोर शोर से प्रचार में जुट गई है। महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा विनेश उठा रही हैं और पेरिस ओलंपिक में जो कुछ हुआ है उसको लेकर कुश्ती संघ को सीधे विनेश फोगाट कटघरे में खड़ा कर रही हैं। अब विनेश के आरोपों पर कुश्ती संघ की तरफ से भी जवाब आया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने कहा विनेश फोगाट के आरोपों पर कि विनेश की तो आरोप लगाने की आदत हो चुकी है। विनेश जिन्होंने पेरिस में मदद नहीं करने का आरोप लगाया था कुश्ती संघ पर, इस पर कुश्ती संघ की तरफ से कहा जा रहा है भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने नियम के तहत पूरी मदद की। भारत सरकार से सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाया विनेश फोगाट ने। इस पर कुश्ती संघ की तरफ से कहा जा रहा है आरोपों की स्क्रिप्ट अब भी लिखी जा रही होगी। यह कहना है संजय सिंह का। मेडल जो है वो कोई व्यक्तिगत तो होता नहीं है, मेडल देश का होता है। विनेश ने सियासी बातें खुद कहना शुरू कर दिया है। ये कह रहे हैं
कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह, हरियाणा की बेटी अब कांग्रेस की बेटी बन गई है। आइए आपको सुनाते हैं कल विनेश ने आरोप क्या लगाए थे और आज उसका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जवाब क्या दे रहे हैं। वो मेडल ये इतना ईगो पे ले गए कि ये मेडल मेरा था, ये मेरा नहीं था, ये देश का था। देश चाहता तो ला सकता था, लेकिन वो नहीं लेके आए। वो कौन नहीं लेके आए वो तो सबको पता ही है। वो विनेश का कैसे था? वो तो भारत का मेडल होता। ये बीजेपी वाले तो सोच रहे हैं ना विनेश का था, तभी तो इन्होंने इतना मेरे उसे बदला लेने के लिए इतना सब किया है। कोई सहायता नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अब इसको ठीक करना है, एकेडमी बनाएंगी, कोई आपने गेम प्लान भी बनाई है जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। अगर मैं किसी जगह पे बैठी हूँ तो ये जरूर आश्वासन दे सकती हूँ मैं लड़कियों को, कुछ भी गलत हो आप मेरे को एक फ़ोन कॉल करो, बस जहाँ पे लड़ना होगा फिर मैं लड़ूंगी। ये कम से कम उनको विश्वास तो रहेगा ना कि कोई भी कुछ भी गलत करेगा। जैसे हमारे साथ में सामने कोई खड़ा नहीं था, हम बताएं तो बताएं किसको, घर बताएं तो लड़की मर जाती है। हरियाणा सहित देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन देश की नजर खास तौर पर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर है। कुछ ऐसे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। संजय जी, विनेश फोगाट का ये कहना है कि जब पेरिस ओलंपिक में वो डिस्क्वालीफाई हुई, उसके बाद जो उन्हें भारतीय प्रतिनिधिमंडल की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। नियम के तहत उनको जितनी सुविधा, जितना जो जरूरत थी मुहैया कराना चाहिए था वो उनको मुहैया हुआ है। वह आरोप लगाने की आदी हो चुकी हैं, तो इसलिए उनका आरोप कोई मायने नहीं रखता। UWW प्रेसिडेंट के पास हम लोग गए। UWW प्रेसिडेंट ने अपनी पूरी प्रेस रिलीज जारी की है। पूरी प्रेस रिलीज आप UWW की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो यह आरोप लगाना उनका गलत है कि भारत सरकार ने या भारतीय कुश्ती संघ ने या ओलंपिक संघ ने उनकी कोई मदद नहीं की। अच्छा, उनका ये कहना है कि जब ये स्थितियां हुई तो उन्होंने केस फाइल किया, लेकिन जिस स्तर पर पैरवी होनी चाहिए थी, जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उन नियम से वो उसमें फिट नहीं बैठ रही थी और ये कह देना कि सहयोग नहीं मिला। रिट दाखिल की गई, वकील ने बहस किया, अपनी पॉइंट को रखा, तो अब इससे ज़्यादा उसमें क्या कोई ज़बरदस्ती उनसे वहाँ के और उससे दस्तखत करा देगा? संजय जी, आपने पहले भी कहा है कि भारतीय सपोर्टिंग स्टाफ और वो खुद इस बात के लिए तत्पर रहना चाहिए उनको कि उनका वजन कितना है, जो क्राइटेरिया है। और इस समय हमारे साथ खुद बृजभूषण शरण सिंह जी फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो सीधे सीधे विनेश के निशाने पर हैं। उन्हीं से जरा जानते हैं। बृजभूषण शरण सिंह जी, आपने जिस तरीके की बातें कही हैं विनेश फोगाट को लेकर, एक ही प्रतिक्रिया विनेश दे रही है, कह रहे हैं कि वो इतना डर क्यों रहे हैं, बौखला क्यों रहे हैं। क्या बृजभूषण शरण सिंह बौखलाए हुए हैं, डर रहे हैं विनेश से? नहीं, देखिए, सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए और सच्चाई ही मैंने बताई है। अभी 7 तारीख को मैंने ABP चैनल के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि विनेश फोगाट जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही थी तो मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या उनके साथ कोई षड्यंत्र हुआ है, तो उन्होंने उस बात को टाल दिया और उन्होंने कहा अभी मेरी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है और समय आने पर मैं बताऊंगी। और मैंने उसी समय कह दिया था कि ये ठेका किसी न किसी के ऊपर फूटेगा, या तो सरकार के ऊपर फूटेगा, या तो मोदी जी के ऊपर फूटेगा, या तो मेरे ऊपर फूटेगा, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट मना नहीं किया है। और मैडम, जहां तक ये वजन की बात है तो एक ऐसा इशू होता है कि एक बार सुशील कुमार का भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 250 ग्राम वजन नहीं आ पाया था, लेकिन उन्होंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया था। अब ये अपनी गलती नहीं स्वीकार करेंगी और अब देखिए इन्होंने ओलंपिक संघ यानी भारतीय दल के ऊपर ठीकरा पोगड़ा और दबे जबान से भाजपा का और सरकार का भी नाम इन्होंने लिया। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जी, अभी तक जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब हमने जो बेस्ट वकील है वो मुहैया करा कर दिए, पूरी लड़ाई लड़ी वहां पर, विनेश ने तो कह दिया कि केस तो मैंने किया। उन्होंने कहा ये तो बाद में इन्होंने वकील दिया अपना, तो अकेले छोड़ दिया था क्या विनेश फोगाट को वहां पर? और वो कह रही है इनको तो तकलीफ ही इस बात की हो रही थी, ये बीजेपी वालों को लग रहा था ये विनेश का मेडल है, जबकि ये मेडल देश का आ रहा था। देखिए, मैं
जी मैं अपनी सुन रही हूँ। प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, मेरी ये प्रतिक्रिया पार्टी से न ली जाए। ठीक है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से भारत सरकार ने और खेल मंत्रालय ने आज 2 साल से 1.5 साल से या 1 साल से जो जो इन्होंने चाहा है वो सरकार ने पूरा किया है। कब इन्हें विदेश जाना है, किसके साथ जाना है, कहाँ ट्रेनिंग करनी है, भारत सरकार ने कभी इनको मना नहीं किया है। इनका वीजा नहीं लग रहा है, इन्होंने ट्वीट किया है, भारत सरकार ने तुरंत वीजा दिलाने का काम किया है। इससे ज्यादा कोई सरकार सपोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन दुर्भाग्य है इनकी आदत जी, पड़ आप गई जो है। बात कह रहे हैं ना, आप जो बात कह रहे हैं ना, दरअसल वो उसी को कह रही है। कह रही है कि सब कुछ मुझे करना पड़ता है और मजबूरन जब मैं खुलकर सामने आती हूँ तो फिर ये लोग आते हैं। जैसे वो ओलंपिक्स का भी बता रही हैं कि कोर्ट तो मैं गई ना, केस तो मैंने किया ना, और फिर बाद में दिखावे के लिए सरकार ने वकील भेज दिया, ये कह रही हैं वो। अब ये तो हमारा, जहां तक हमको लगता है, ये आरोप तो लगाना ही था। मैंने 7 तारीख को ही ये कह दिया था आपके ही चैनल में इंटरव्यू में कि 1-2 दिन के अंदर ये ठीकरा फोड़ेगी। अभी स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी, स्क्रिप्ट कांग्रेस तैयार करेगी, वो बोलेगी। और वही हुआ। जिस समय ये लौट करके आई थी और जिस समय मीडिया ने इनसे सवाल किया था, उस समय इन्होंने ये बात क्यों नहीं कहा कि मेरे साथ क्या हुआ। और आज 2 दिन बीतने के बाद, 3 दिन बीतने के बाद सरकार के ऊपर और भारतीय दल के ऊपर इन्होंने अपना ठीकरा फोड़ दिया। अच्छा, ये जो कांग्रेस की स्क्रिप्ट वाली बात आप कर रहे हो, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है। विनेश फोगाट कह रही हैं कि भाई बीजेपी के लोग थे, 2 लोगों ने बीजेपी के हमें परमिशन दिलाई थी जंतर मंतर पर धरने के लिए, फिर ये कांग्रेस की तरफ से रचा गया षड्यंत्र कैसे हो गया, ये विनेश फोगाट कह रही हैं। इनको खुल करके अपनी बात रखनी चाहिए। अच्छा, इनको खुल करके अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ। और रखेंगी, उम्मीद है रखेंगी, खुल करके अपनी बात रखनी चाहिए। वो कह रही हैं आगे कि भाई इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। अगर विनेश मेडल जीत जाती सर, तो क्या आपको बेइज्जती महसूस होती ब्रिजभूषण शरण सिंह जी? नहीं, लेकिन जीत मेडल लाती कैसे? हाँ। क्या भारतीय में, सॉरी, क्या रेसलिंग में ऐसा कोई नियम है कि एक दिन के अंदर एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में भाग ले? क्या ऐसा कोई नियम है? उनसे पूछिए, क्या ऐसा कोई नियम है? तो उन्होंने किस नियम के तहत 53 में भी उसी दिन ट्रायल दिया और 50 में भी उसी दिन ट्रायल दिया? क्या ऐसा नियम कुश्ती जगत में है? खेल में कहीं ऐसा नियम नहीं है। इस पर तो वो कह रही हैं कि ये भ्रम फैला रहे हैं। अगर मैं इतनी ताकतवर होती, इतनी पावरफुल होती कि मैं नियम ही बदल देती, वो नियम जो कि बने हुए हैं पहले से, तो फिर तो मेरा बस चलता, तो मैं ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल में न डाल देती। वो ये कह रही हैं। मैं ये कहता हूं कि आप इस पर एक डिबेट रख लीजिए, आप एक क्वेश्चन बना करके डाल दीजिए कि क्या कुश्ती में कहीं ऐसा दुनिया के अंदर कोई नियम है कि एक खिलाड़ी एक दिन के अंदर 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? क्या ऐसा नियम है? क्या वजन के बाद 5 घंटे तक या 4 घंटे तक रेस्ट लेना, अपनी रिकवरी कराना, कुश्ती को हाईजैक कर लेना, ट्रायल ना होने देना, क्या ऐसा नियम है? जबकि नियम के अनुसार 2 घंटे बाद कुश्ती शुरू हो जानी चाहिए थी। तो मैडम बस चलिए, आपने सवाल किया, हमने जवाब दिया, बाकी जनता के ऊपर छोड़िए। अच्छा, एक सवाल का जवाब तो दीजिए। वो थप्पड़ मारने वाली बात पर वो कह रही है विनेश फोगाट कि थप्पड़ मारने का टाइम आ गया। देखिए, ये मन पछताई है अवसर बीते। अच्छा तो तब होता जब उनके साथ घटना घटी थी, तब तुरंत उनको थप्पड़ मारना चाहिए था। और उनके आज के पति और उस समय के प्रेमी दरवाजे के बाहर बैठे थे, कम से कम उनको बुलाना चाहिए था, हल्ला करना चाहिए था। और उसके बाद कम से कम 2 साल तक मेरे 1.5 साल 2 साल तक मेरे तारीफ में कसीदे नहीं पढ़ना चाहिए था। तो उस समय थप्पड़ मारी होती तो अच्छा होता ना। अब उनके थप्पड़ मारने से क्या होता है? बहुत शुक्रिया ब्रिजभूषण शरण सिंह जी अपनी बात रखने के लिए। एबीपी न्यूज पर ब्रिजभूषण शरण सिंह को आप सुन रहे थे, जो विनेश फोगाट के निशाने पर हैं, और ब्रिजभूषण शरण सिंह भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अपने आरोपों को लेकर विनेश के मामले में वो भी डटे हुए हैं। अमेरिका के दौरे पर हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के यूएस में दिए गए बयान को लेकर देश में सियासी घमासान छिड़ा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया है। राहुल गांधी सदन में नेता विपक्ष नहीं बल्कि देश के दुश्मन है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। चीन और पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर की तरह बात करते हैं राहुल गांधी। ये लोग भारत के नहीं हो सकते हैं। बीजेपी संविधान को सिर आंखों पर रखती है,
ये तमाम बातें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से कही गई हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिन्होंने राहुल पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, देश के दुश्मन, चीन और पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर हैं राहुल गांधी। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, राहुल गांधी टेक्सास में हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान तमाम विषयों पर सवाल खड़े किए हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है, सरकार उनका माइक बंद कर देती है और देश में आरएसएस की विचारधारा हावी हो रही है। मैंने देखा कि सैम पेट्रोडा कह रहे हैं कि वो पप्पू नहीं है। भाई, मैं कहां पप्पू मानता, मैं तो एलओपी मानता हूं। तीसरी बार उनके नेतृत्व में 99 पार नहीं कर पाया, 100 नहीं पहुंच पाया। फिर भी इतनी अहंकार, जो भारत के बाहर जाके भारत को गाली दे। अब तो लगता है कि पाकिस्तान और चाइना को कोई ब्रांड एम्बेसडर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जैसा ब्रांड एम्बेसडर मिले और जो दुनिया में भारत के विरोधी हैं वैसे टूल किट के बीच जाकर के अपनी बात रख रहे हैं, एलओपी होकर के। एक अटल बिहारी वाजपेयी एलओपी थे, जो बाहर जाते थे तो कहते थे देश एक, नेता एक ये है। ये तो लगता है भारत के दुश्मन देशों के पैसे पर पल रहे हैं, चाइना के पैसे पर। एलओपी की भूमिका में होते तो देश का एक ब्रांड एम्बेसडर बन के जाते। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जब हार करके 3 बार में, तब तो ये है, ये भारत के एलओपी नहीं, भारत के दुश्मन है। तो राहुल गांधी पर बीजेपी का ये पलटवार और इस पर कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आ गया है। बीजेपी और आरएसएस का विरोध देश का विरोध नहीं है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी ने अपने लोगों से देश की बात की है और अगर राहुल बीजेपी और आरएसएस का विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस मतलब देश नहीं है, उनका विरोध देश का विरोध नहीं है। सुनिए। एक तरफ अमेरिका में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा तो देश में बीजेपी उन्हें देश विरोधी करार दे रही है। जवाब देने के लिए मेरे साथ पवन खेड़ा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख। सर, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी चीन का एजेंडा चला रहे हैं और देश विरोधी बातें कर रहे हैं, विदेश की धरती। चीन का और संघ की तो दोस्ती सबसे किसी से छिपी नहीं हुई। चीन की मोदी जी से दोस्ती और रिश्ता किसी से नहीं छिपा गया। मोदी जी क्लीन चिट देते हैं चीन को और एजेंडा हम चला रहे हैं। बताइए कैसे संभव है? पूरे देश के चारों तरफ जितने देश हैं उनमें आपने चीन को घुसने दिया, एजेंडा तो आप चला रहे हो चीन का। हाँ, संघ और भाजपा के खिलाफ बोलें तो इनको लगता है देश के खिलाफ बोल दिया। आप कब से देश के और धर्म के ठेकेदार बन गए? क्यों बनने दें हम आपको ठेकेदार? सर, लेकिन राहुल गांधी ने भारतीय न्याय व्यवस्था, मीडिया, तमाम चीज़ों को एक तरीके से निशाने पर लिया। सवाल यह है कि आपकी लड़ाई अगर बीजेपी आरएसएस से है तो आप न्याय व्यवस्था और मीडिया, वो भी विदेश की धरती पर, सवाल क्यों? अपने ही डायस्पोरा से बात कर रहे थे ना, तो उनको आप अपना नहीं मानते? प्रधानमंत्री वहां जा जाकर कहते हैं हमें तो शर्म आती थी हिंदुस्तान में पैदा होने। क्यों कहते थे ऐसी बातें? क्यों कहने दी आप लोगों ने? और अगर देश की न्याय व्यवस्था, देश के मीडिया पे चर्चा उनसे कर रहे हैं और संघ को उनकी निंदा कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश की न्याय व्यवस्था में भी घुसने की कोशिश की, देश के मीडिया में भी घुसने की कोशिश की, तमाम संस्थाओं को एक तरह से कैप्चर करने की कोशिश की। हम उसकी निंदा बिल्कुल हर जगह करेंगे, बार बार करेंगे। तो ये सियासी घमासान छिड़ा हुआ है राहुल गांधी को लेकर। ये वार और पलटवार जो आप सुन रहे थे, दरअसल वो इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर और वहां विदेशी जमीन पर राहुल के पहुंचने के बाद उन्होंने जब संवाद किया छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी में और जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ, तो उस पर कुछ बातें कही जिन पर देश की सियासत में ये घमासान छिड़ा है। राहुल गांधी ने अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया है। सुनिए। Fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements
not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution. We are not going to accept an attack on our religion. We are not going to accept an attack on our states. लेकिन राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं इस वक्त। अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का भी बयान सामने आया है। सैम पित्रोदा कह रहे हैं राहुल गांधी पप्पू नहीं है, राहुल गांधी के एजेंडे में मुद्दे बड़े हैं, राहुल गहरी सोच रखने वाले एक रणनीतिकार हैं। ये सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को लेकर बातें कही। राहुल गांधी's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no pappu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. And sometimes it is not very easy to understand him. देखिए, कानपुर से बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ट्रेन को डीरेल करने को लेकर एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि पुलिस ने अब 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। संदिग्धों से एटीएस की टीम पूछताछ करेगी। शिवराजपुर थाने में संदिग्धों से पूछताछ की जाएगी। कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की ये साजिश रची गई थी, इसका बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरीके से ट्रैक पर सिलेंडर, बारूद, इस तरीके की तमाम चीजें जो बरामद की गई हैं, और अब इस मामले में जांच एटीएस, पूछताछ एटीएस की टीम संदिग्धों से करेगी। 10 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो एटीएस इस मामले में अब हर एंगल से जांच में जुट गई है। एटीएस के आईजी नीलाब्जट चौधरी का कहना है इस हादसे को आतंकवादी साजिश से भी जोड़कर जांच की जा रही है। ये कोई बड़ी साजिश हो सकती है, आतंकी साजिश से भी फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता। तो जांच बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है और एक पॉसिबल डिरेलमेंट का प्रयास किया गया कालिंदी एक्सप्रेस को, और हम लोग सभी पहलू पे इसको देख रहे हैं। जिला पुलिस भी इस पे कार्यरत है और हम लोग अपने एटीएस से भी अलग से टीम हमारी इस पे कार्यरत हो गया। कल रात से हम लोग की टीम यहीं पर है। तो जैसे जैसे कोई बात सामने आएगी हम आपके सामने सभी पहलू पे हम लोग विचार कर रहे हैं और पुराने घटनाओं के साथ भी इसको जोड़ के देखेंगे। जैसे कोई बात सामने आएगी आपके सामने। तो आप सुन रहे थे, एटीएस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में हर पहलू पर जांच जो है वो की जा रही है, क्योंकि मामला आखिर क्या है उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी हो जाता है। 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और अब एटीएस की जो टीम है वो इन संदिग्धों से भी पूछताछ करेगी। फिलहाल जो आतंकवादी वारदात को अंजाम देने वाला एंगल है उसको भी अभी खारिज नहीं किया जा रहा है, और ऐसे में कुछ और आला अधिकारी उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जांच को लेकर जो जानकारियां साझा की जा रही हैं। तो एक तरफ पुलिस जो है वो अपनी जांच कर रही है, एटीएस को जांच सौंप दी गई है, एटीएस संदिग्धों से पूछताछ करेगी। वहीं दूसरी तरफ सियासी प्रतिक्रियाएं इस मामले पर सामने आने लगी हैं। कानपुर में ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश को लेकर इस समय बड़ा अपडेट मैं आपको बता रही हूँ। एबीपी न्यूज पर बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से बड़ा आरोप लगा दिया गया। रेलवे के खिलाफ कांग्रेस साजिश रच रही है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। ट्रेन के खिलाफ साजिश में कांग्रेस का टूल किट, देश को अव्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। गिरिराज सिंह ये आरोप लगा रहे हैं, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी नहीं बल्कि ट्रेन साजिश को लेकर राहुल अखिलेश चुप क्यों, ये सवाल पूछते हुए गिरिराज सिंह राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इधर लगातार भारत के यात्रियों में दहशत, भारत में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। सिलेंडर, बगल में बारूद, बगल में पेट्रोल, बगल में माचिस, ये तो दूसरा गोधरा कांड करवाना चाहते थे। ये कांग्रेस का टूल किट है। मैं आरोप लगा रहा हूं, एक खास वर्ग के लोगों को अभी नहीं पर्दा खुला है, खास वर्ग के लोगों को टूल किट बनाया जा रहा है भारत को अस्त व्यस्त करने के लिए, भारत के रेल को टारगेट करके देश में दहशत फैलाने के लिए। किसी घटना पर राहुल गांधी का बयान आया,
अखिलेश यादव का बयान आया, ममता बनर्जी का बयान आया, किसी टूल किट का आया? किसी का नहीं आया। कांग्रेस पर आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस की जुबान आखिर खुल क्यों नहीं रही है। न साबरमती पर खुला, न कालिंदी एक्सप्रेस पर खुल रहा है। कानपुर में घटना घटी है, अखिलेश यादव की जुबान बंद है, राहुल गांधी की जुबान बंद है। अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी भारत को गाली दे सकते हैं। भारत के टूल किट पर उन्हीं का टूल किट है। तो केंद्रीय मंत्री बड़े गंभीर संगीन आरोप राहुल गांधी से लेकर अन्य विपक्षी दलों पर लगाते हुए, वहीं केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये जो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया गया है, इस पर जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आया। कांग्रेस कह रही है सरकार आपकी और सवाल आप विपक्ष से पूछ रहे हैं। कानपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या बोला, ये कांग्रेस ने पलटकर सवाल पूछ लिया है, क्योंकि अभी गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि इन घटनाओं पर राहुल गांधी ने क्या बोला, अखिलेश यादव ने क्या बोला, ममता बनर्जी चुप क्यों हैं। तो अब कांग्रेस पलटकर ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला, जरा ये बताएं गिरिराज सिंह। हाथ से साजिश रोक नहीं पा रही है सरकार, ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है बीजेपी सरकार पर। मोदी जी ने बोला क्या कानपुर पे? मुझे तो कोई टिप्पणी नहीं सुनाई दी। प्रधानमंत्री कौन है देश के? मोदी। मंत्री कौन है? गिरिराज। और जवाब दे राहुल गांधी। सरकारें आपकी चल रही हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे रेल हादसों को, आप सैबोटाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जवाब राहुल जी से मांगते हैं। राहुल जी जवाब देंगे, 1-2 साल रुक जाइए, जब देश की कमान हमारे हाथ में आएगी हम ही जवाब देंगे, आपसे नहीं सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए, जितना गंभीर आरोप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर लगाया, उतना ही करारा जवाब गिरिराज सिंह को कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया। पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे। पवन खेड़ा ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर और साथ ही केंद्रीय मंत्री का नाम लेकर कटघरे में सरकार को खड़ा कर दिया कि साहब सरकार आपकी, सत्ता में आप, और सवाल आप विपक्ष से पूछते हैं। इस सब के बीच अपडेट ये कि संदिग्धों से एटीएस की टीम पूछताछ करेगी। शिवराजपुर थाने में संदिग्धों से पूछताछ होगी। 10 संदिग्ध हैं जिन्हें इस समय हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। आखिरकार ये पूरी साजिश क्या थी, इसी की तह तक जाने के लिए सुरक्षा बल जांच में जुटे हुए हैं। एटीएस की टीम जांच कर रही है, पूछताछ करेगी इन संदिग्धों से जिन्हें हिरासत में लिया गया है। कि बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा वारदात हो सकती थी, लेकिन वक्त रहते उसको टालने में बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है जो ट्रेन के ड्राइवर उसकी सूझबूझ की वजह से। और इस बीच आपको बता दूं, कानपुर ट्रेन मामले को लेकर एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। साजिश को लेकर सभी जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। कानपुर ट्रेन मामले पर यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यह एंगल साजिश का हो सकता है, इसको लेकर सभी एजेंसियां अलर्ट हैं। कानपुर ट्रेन मामले पर साजिश का एंगल, और ऐसे में सभी जांच एजेंसियां अलर्ट। ये कोई इकलौता मामला या फिर इस तरीके के कुछ और मामले भी, ये वो तमाम एंगल्स हैं जिसको लेकर अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। एटीएस की टीम उनसे पूछताछ करेगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय मौजूद हैं। वरुण, ये मामला काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, साजिश का एंगल, उसको लेकर अब सभी एजेंसियां अलर्ट पर। अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल तमाम एजेंसीज और साथ ही एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एजेंसीज को पूरा शक है कि एक बड़ी आतंकी साजिश इसके पीछे हो सकती है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले भी पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरतुल्ला घोरी ने एक ऑडियो जारी किया था और उसमें जो अपने भारत में मौजूद जो स्लीपर सेल थे उनको ट्रेन पलटाने का आदेश दिया था, यानी कि ट्रेन को डिरेल करने की एक बड़ी साजिश रचने का आदेश एक ऑडियो जारी कर दिया था। उसके बाद भी एजेंसीज ने एक अलर्ट था वो जारी किया था। तो उसी के चलते जो एनआईए है वो, साथ ही हम तमाम एजेंसीज हैं वो यूपीएटीएस के भी संपर्क में हैं और लगातार इस मामले की जांच में जुटी है। कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं उनको शक है कि इस वारदात के पीछे भी बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है। और रुमाना, एक और बात आपको देखनी होगी कि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश से भी हुई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं ये तार जाकर इन्हीं स्लीपर सेल से कनेक्ट हो, उसी को लेकर अब एजेंसी अलर्ट पर है। और एनआईए बेहद गंभीर होता हुआ ये पूरा मामला नजर आ रहा है और अब इंतजार करना होगा, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार ये पूरी साजिश है क्या। शुक्रिया आपको फिलहाल वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।